Hello everyone, welcome to my channel. In this video, we are going to discuss about essentials of valid contract. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ऐसा एग्रीमेंट, क्या एक ऐसा एग्रीमेंट दैट कैन बी इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। मीन्स एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि बाय लॉ इन्फोर्सिएबल है, जो कि लीगली जो पार्टीज हैं उनको अबाइड करता है अपनी ऑब्लिगेशंस को कंप्लीट करने के लिए, वो हमारा एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872, उसने कुछ असेंशियल्स दिए हैं, उसने कुछ फीचर्स दिए हैं कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इन सारे के सारे फीचर्स को, इन सारी की सारी क्वालिटीज़ को मीट करता है तो ही वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, तो ही वो लीगली इन्फोर्सिएबल बनेगा। सो इस वीडियो में हम इन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ए एंड बी टू पार्टीज हैं और ए अपनी कार सेल करना चाहता है बी को 15 लाख रुपीज़ में। अब 15 लाख रुपीज़ में उसको बी को अपनी कार सेल करनी है, तो ये उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट होगा, बिकॉज ए ऑफर कर रहा है अपनी कार और बी उसको एक्सेप्ट कर रहा है इस चीज़ को। उनके बीच में कंसिडरेशन भी है, कार एंड 15 लाख। लेकिन ये एक कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? तब जब ये सारे के सारे जो असेंशियल्स हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, उनको पूरा करेगा, तब ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अब टेक फॉर एग्जांपल, जो बी है वो एक माइनर है, मीन्स वो 16 ईयर का है। अब यहाँ पे एग्रीमेंट के सारे फीचर्स कंप्लीट हो रहे हैं, लेकिन ये चीज़ लीगली इन्फोर्सिएबल नहीं होगी, बिकॉज बी एक माइनर है और एक माइनर किसी भी टाइप के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर नहीं कर सकता है। तो ये क्या हो गया हमारा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। सो एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि लीगली इन्फोर्सिएबल है, जो कि सारे के सारे एसेंशियल्स को कंप्लीट करता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, वो ही हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। नाउ देर आर सम एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इन सभी को हम इसी वीडियो में एग्जाम्पल के साथ क्लियर करने वाले हैं। एक बात जस्ट पॉइंट नोट कर लेते हैं। एग्रीमेंट, कॉम्पिटेंसी, फ्री कंसेंट, intention to create legal relationship, certainty of meaning, lawful consideration and lawful object, agreement not expressly declared void, possibility of performance and writing and registration या फिर complete legal formalities. Now our first point, agreement जो है वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का सबसे असेंशियल पार्ट होता है। क्यों? बिकॉज जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है? हमारा कॉन्ट्रैक्ट किसके ऊपर बेस्ड होता है? एग्रीमेंट के ऊपर। इफ देयर इज नो एग्रीमेंट देयर विल बी नो कॉन्ट्रैक्ट। बिकॉज कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के बनने के लिए, किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बनने के लिए क्या जरूरी है? टू पार्टीज। मीन्स अगर दो पार्टीज हैं तो ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब जो दो पार्टीज हैं उनके बीच में क्या होना चाहिए? कोई ना कोई अरेंजमेंट होनी चाहिए। अरेंजमेंट का मतलब क्या है कि एक पार्टी दूसरी को कुछ ना कुछ ऑफर करेगी और दूसरी उसी सेम चीज को एक्सेप्ट करेगी। मीन्स वो दोनों एक ही सेम चीज के ऊपर एग्री करेंगे, तो हमारा क्या बनेगा? कोई ना कोई अरेंजमेंट होगी, कोई ना कोई यहाँ पे प्रोमिस आएगा, और जब प्रोमिस आएगा तो हमारा एग्रीमेंट आएगा, और जब एग्रीमेंट आएगा तो ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट आएगा। बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है? एन एग्रीमेंट दैट इज लीगली इन्फोर्सिएबल इज एन कॉन्ट्रैक्ट। इफ देर इज नो एग्रीमेंट देर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। सो यहाँ पे पहली स्लाइड पे हम चलते हैं। एग्रीमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट का एसेंशियल पार्ट है। और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एग्रीमेंट दैट इज इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। और एग्रीमेंट क्या है? एवरी प्रोमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट, एंड टू रीच एन एग्रीमेंट वन पार्टी मस्ट बी ऑफरिंग समथिंग एंड अदर पार्टी मस्ट बी एग्रीइंग टू
सेम, मीन्स एक पार्टी दूसरे को कुछ ऑफर कर रही है और दूसरी पार्टी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है, तो हमारा उनके बीच में एक अरेंजमेंट बनेगी, एक प्रोमिस बनेगा, और जो प्रोमिस है वही हमारा क्या होता है, एग्रीमेंट। और एक एग्रीमेंट ही इन्फोर्स्ड होके बाय लॉ, अगर वो लीगली इन्फोर्सेबल है तो वही एक कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करता है। तो एग्रीमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट का सबसे एसेंशियल पार्ट है। नाउ एक एग्जांपल हम लेते हैं। एक्स है, वो एक कार बाय करना चाहता है वाई से 20 लाख रुपीज में। सो एक्स वाई को बोल रहा है, एक्स वाई को क्या कर रहा है, प्रपोज कर रहा है, मीन्स एक्स क्या कर रहा है, वाई को ऑफर दे रहा है। सो आई वॉन्ट टू बाय अ कार फ्रॉम यू फॉर 20 लाख, ये क्या है, एक ऑफर। देन वाई क्या करता है, अपनी कंसेंट देता है, ठीक है, कंसेंट देता है मीन्स एक्सेप्ट कर लेता है इस चीज को। तो ये क्या है, हमारी एक्सेप्टेंस, कि ओके आई विल सेल यू माई कार फॉर ₹20 लाख। नाउ ऑफर हो गया, एक्सेप्टेंस हो गई, नाउ इट इज अ प्रोमिस। जैसे ही कोई ऑफर एक्सेप्ट हो गया वो क्या बन गया, एक प्रोमिस। अब ये जो प्रोमिस है अगर ये लीगली इन्फोर्सेबल है तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, मीन्स अगर ये सारी की सारी क्वालिटीज को पूरा करते हैं एग्रीमेंट को लीगली इन्फोर्सेबल करने की, तो ये हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट है। नाउ कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है कि आप किसी चीज को करने के लायक हो, यू आर एबल टू डू समथिंग। सो कॉन्ट्रेक्चुअल एबिलिटी ऑफ पार्टीज, की जो पार्टीज हैं जो एग्रीमेंट कर रही हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना चाह रही हैं, वो एटलीस्ट कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने लायक होनी चाहिए, उनके पास राइट होना चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती हैं। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ इंडियन ICA मीन्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, that every person is considered to be competent to enter into an agreement provided the person is of majority, sound mind and is not disqualified। मीन्स कोई भी आदमी किसी भी टाइप के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर सकता है अगर वो मेजॉरिटी की एज का है, मीन्स 18 ईयर्स से ऊपर की एज का है। साउंड माइंड मीन्स उसका माइंड सही है, वो जो टर्म्स हैं कंडीशंस हैं कॉन्ट्रैक्ट की उनको अच्छे से समझ सकता है, ऐसा होना चाहिए। मीन्स अगर कोई भी आदमी इंसेन है, ड्रंकर्ड है, ऐसे स्टेट में अगर आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो देन द कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड। और डिस्क्वालिफाइड मीन्स जैसे कोई भी पर्सन है अगर वो गिल्टी है, उसने कोई क्राइम कर रखा है या फिर वो जेल के अंदर वो इम्प्रीजन्ड है, तो वो डिस्क्वालिफाइड है, वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता है, तो ऐसा पर्सन भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता है। तो अगर जो पार्टीज हैं वो इनमें से कोई नहीं है तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं, अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती हैं, वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। एग्जाम्पल है यहाँ पे, एक 16 ईयर ओल्ड है, मीन्स एक माइनर है, और उसने बी से पैसे लिए, बी से उसने मनी बोरो किया, मीन्स उन दोनों ने क्या कर लिया, एक एग्रीमेंट कर लिया। अब आफ्टर 2 ईयर बी जो है उसको लोन को रिपे करने का मांगेगा। अब उसने पैसे दिए हैं, एज ए लोन दिए हैं, तो उनको वो वापस मांग रहा है और उसने मना कर दिया, ए ने क्या कर दिया, मना कर दिया। अब जो बी है वो कोर्ट में जाता है, कोर्ट में जाके मेरे पैसे वापस दिलाओ, और मैंने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था और इसको मैंने मान लो 20 लाख रुपीस दिए थे और अब ये वापस नहीं दे रहा है। नाउ लॉ कैन नॉट अबाइड एंड लॉ इज नॉट अबाइडिंग ए टू पे द सम बैक। व्हाई? बिकॉज जो कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच में हुआ था वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, बिकॉज ए इज नॉट कम्पिटेंट टू एंटर इनटू एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज ही इज अ माइनर। ए एक माइनर है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता है, तो बी ने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके क्या की है, मिस्टेक की है। ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और ये लीगली इन्फोर्सेबल भी नहीं है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट, लॉफुल कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न, कुछ ना कुछ फायदा। हमने पढ़ा था एग्रीमेंट के अंदर भी
कि प्रॉमिस होना चाहिए प्लस कंसिडरेशन, मीन्स कोई ना कोई फ़ायदा हमारा होना चाहिए। अगर पार्टीज़ का कोई ना कोई स्टेक वहाँ पे नहीं है तो ये हमारा एग्रीमेंट नहीं बनता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, any consideration if it is lawful then it can form a contract, मीन्स अगर हमारा जो कंसिडरेशन है अगर वो लॉफुल है तो ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ऐसा ही नहीं है कि जस्ट कंसिडरेशन होना चाहिए। अगर कंसिडरेशन इमोरल है, किसी पब्लिक पॉलिसी को हार्म कर रहा है, किसी लीगल प्रोसीडिंग को रोक रहा है, किसी रूल को तोड़ रहा है, तो वो हमारा कंसिडरेशन लॉफुल नहीं है, तो हमारा एग्रीमेंट भी नहीं बनेगा और हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक्स एक पर्सन है और वो अपनी बाइक सेल करना चाहता है वाई को। एक्स अपनी बाइक सेल करना चाहता है वाई को फॉर 50,000 रुपीज। अब वाई जो है वो एक्स को पे करना चाहता है 50,000 रुपीज इन एक्सचेंज ऑफ द बाइक। जो कंसिडरेशन है यहाँ पे वो क्या है, लीगल है। 50,000 भी क्या है, रियल चीज है, लीगल चीज है। और जो बाइक है वो भी क्या है, लीगल है। सो दिस इज एन लीगल कंसिडरेशन। तो ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। अब टेक अनदर एग्जाम्पल, एक्स एंड वाई टू पर्सन्स हैं। एक्स है, वाई है, टू पर्सन है। एक्स ने वाई को बोला किल जेड, जेड को मार दो, मैं तुम्हें 50,000 रुपीज दूंगा। ओके, तो यहाँ पे जो कंसिडरेशन है हमारा वो लीगल नहीं है, बिकॉज जेड का कंसिडरेशन क्या है, 50,000 रुपीज, और एक्स का कंसिडरेशन क्या है, किसी को मारना, मीन्स बोडली इंजरी टू समवन। इसमें हमें क्राइम कर रहे हैं, ये एक इमोरल थिंग है और हम पब्लिक पॉलिसी को हार्म कर रहे हैं। तो ये हमारा जो इनके बीच में जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होगा। नेक्स्ट, लॉफुल ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट है हमारा, जो अरेंजमेंट है हमारी, वो भी हमारी लीगल होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द ऑब्जेक्ट इज कंसिडर्ड लॉफुल। ऑब्जेक्ट हमारा लॉफुल कब कंसिडर किया जाएगा, जब वो बाय लॉ फॉरबिडन नहीं है और जिसमें हम लॉ के किसी भी प्रोविजन को नहीं तोड़ रहे हैं, जिसमें हम कोई भी फ्रॉड नहीं कर रहे हैं, जिसमें किसी पर्सन को, किसी की प्रॉपर्टी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, कोई इंजरी नहीं हो रही है, और जो क्राइम नहीं है जिसको कोर्ट ने इमोरल और पब्लिक पॉलिसी के अपोज्ड नहीं बताया है, जिसमें हम किसी भी टाइप का कोई भी रूल नहीं तोड़ रहे हैं, ऐसा अगर हमारा ऑब्जेक्टिव है, ऐसी अरेंजमेंट है, तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब एग्जाम्पल है एक्स, वाई एंड जेड। वो क्या करते हैं, तीनों एक एग्रीमेंट करते हैं जिसमें वो जो भी गेन होंगे, जो भी उनके फायदे होंगे अपने फ्रॉड के, उनको आपस में बांटेंगे। अब यहाँ पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या बोला है कि जो फ्रॉड वो करेंगे, जो धोखेबाजी वो करेंगे, उनकी जो इनकम होगी उसको बांटेंगे। अब यहाँ पे वो काम क्या कर रहे हैं, वो एक इमोरल काम कर रहे हैं। जो उनका ऑब्जेक्ट है, उस अरेंजमेंट का ऑब्जेक्ट क्या है, फ्रॉड से पैसे कमाना। तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। देन फ्री कंसेंट। कंसेंट का मतलब क्या होता है, सहमति, एक्सेप्टेंस। जो एक्सेप्टेंस है वो फ्री होनी चाहिए। मीन्स जो भी पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हो रहे हैं वो सेम स्टेट ऑफ माइंड के साथ, सारी टर्म्स के साथ एग्री करनी चाहिए, तभी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10, मीन्स सेक्शन 10 में सारी की सारी जो एसेंशियल्स हैं फ्री कंसेंट के वो दिए गए हैं। जैसे कोई भी फ्रॉडलेंट नहीं होनी चाहिए, मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए फैक्ट्स वगैरह की, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स नहीं होनी चाहिए। जो भी पार्टीज हैं दोनों सेम स्टेट ऑफ माइंड से सारी की सारी टर्म्स से कॉन्ट्रैक्ट की एग्री करनी चाहिए, तभी हमारी फ्री कंसेंट आएगी। फ्री कंसेंट में हम यहाँ पे एक प्रिंसिपल लेके चलते हैं, कंसीनस एड
आइटम। कंसीनेस एड आइटम का मतलब क्या होता है? when two or more persons are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense। मीन्स सेम चीज के ऊपर सेम सेंस के अंदर जब दो पार्टीज या दो से ज्यादा पार्टीज एग्री करती हैं तो वो हमारा क्या होता है? कंसीनेस एड आइटम फ्री कंसेंट। ओके, अब यहाँ पे जो कंसेंट है डरा के ली गई है, मिसरिप्रेजेंट करके ली गई है, फैक्ट को छुपा के ली गई है, तो वो हमारी कंसेंट फ्री नहीं होगी, हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। अब यहाँ पे एक एक्स है और वो बी को बोलता है आई विल किल यू इफ यू डोंट सेल मी योर हाउस। मैं तुम्हें मार दूंगा, एक्स बी को मार देगा अगर वो उसे अपना घर नहीं बेचता है। कितने रुपए में? 2 लाख रुपए में। और उस घर की कीमत कितनी है? 5 लाख। तो जो 2 लाख है वो तो उस घर की मार्केट वैल्यू का हाफ भी नहीं है। तो यहाँ पे जो एक्स एंड बी है वो एक एग्रीमेंट करते हैं, वो भी रिटर्न में करना पड़ता है बी को। लेकिन ये जो एग्रीमेंट है इसमें जो बी की कंसेंट है वो फ्री नहीं है, तो ये हमारा एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, बिकॉज यहाँ पे जो कंसेंट है वो डरा के बाय कोरेजन ली गई है। या फिर एक और एग्जांपल लेते हैं। एक्स है, वाई है, दो फ्रेंड्स हैं। एक्स वाई को बोल रहा है मैं तुझे अपनी कार सेल करूंगा। ओके, एक्स के पास 2 कार हैं, एक तो फैट और एक मारुति। वाई सोच रहा है कि एक्स अपनी मारुति बेच रहा है मेरे को, और वो दोनों एक प्राइस के ऊपर एग्री करते हैं 5 लाख के प्राइस के ऊपर एग्री कर लेते हैं दोनों। एक्स तो अपनी फैट बेच रहा है और वाई अपनी हिसाब से मारुति खरीद है। अब यहाँ पे ये जो उनके बीच में एग्रीमेंट होगा वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि उन दोनों की जो सेंस है वो सेम नहीं है। वो सारी चीज़ों से एग्री तो कर रहे हैं, वो ऑफर भी कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस भी कर रहे हैं, कंसिडरेशन भी आ गया है यहाँ पे, वो सहमति भी दे रहे हैं, मीन्स कंसेंट भी है उनकी, लेकिन वो कंसेंट जो है वो सेम सेंस में नहीं है। उसकी सेंस क्या है? एक्स की सेंस क्या है? वो अपनी फैट कार को सेल कर रहा है। और वाई की कंसेंट क्या है? वाई की सेंस क्या है कि वो मारुति को खरीद रहा है। सो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया कि कंसेंट जो वो फ्री होनी चाहिए, सेम सेंस के अंदर होनी चाहिए। देन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, मीन्स जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं वो एक्चुअल में लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना चाह रही हैं। अगर वो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं करना चाह रही हैं तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, चाहे वो सारे के सारे एसेंशियल को फॉलो करे, चाहे वो पार्टीज कंपीटेंट भी है, कोई कंसिडरेशन भी है, ऑफर भी है, एक्सेप्टेंस भी है, उनका ऑब्जेक्टिव भी लीगल है। लेकिन अगर वो नहीं चाह रही हैं किसी भी टाइप के लीगल रिलेशनशिप को क्रिएट करना तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। अब ये जो फीचर है ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर क्यों आया? कुछ चीज़ें आपकी ऐसी होती हैं जो आपको सोशली बाइंड करती हैं, जहाँ पे लॉ का काम नहीं होता है। जैसे आप अपने किसी फ्रेंड को डिनर पे किसी मूवी पे ले जाने के लिए बोल रहे हो, ऑफर हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, कंसिडरेशन हो गया, लेकिन यहाँ पे लॉ का कोई काम नहीं है, ये आपका सोशल रिलेशनशिप है, ये आपका सोशल एग्रीमेंट है। तो वहाँ पे आप लॉ लीगल फॉर्मेलिटीज़ को नहीं ला सकते हो। सो इन चीज़ों को अलग करने के लिए ये आया कि जो अगर जो पार्टीज़ हैं वो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करनी, उनका लीगल रिलेशनशिप है तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। जैसे कि एक्स है एक पार्टी, उसने वाई को डिनर के लिए इनवाइट किया, वाई ने इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया, ऑफर हो गया, एक्सेप्टेंस हो गई। अब ये क्या है? एक सोशल एग्रीमेंट, क्योंकि एक्स वाई को जस्ट डिनर के लिए तो इनवाइट कर रहा है। अगर एक्स वाई को डिनर सर्व नहीं कर पाता है, फेल्स टू सर्व द डिनर, देन वाई कोर्ट में नहीं जा सकता है। वाई कोर्ट में जाके ये केस फाइल नहीं कर सकता है कि एक्स ने मेरे को डिनर पे बुलाया था और उसने मेरे को डिनर सर्व नहीं किया।
नहीं, बिकॉज ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे उन दोनों के बीच में कोई लीगल रिलेशनशिप नहीं है और वो किसी भी टाइप के लीगल रिलेशनशिप को क्रिएट नहीं कर रहे हैं। नाउ एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, ऐसा एग्रीमेंट जो कि एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर नहीं किया गया है वो ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अब ये जो चीज़ें हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 24 एंड 30 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कुछ जो आपके एग्रीमेंट है वो डिक्लेयर कर रखे हैं वॉइड कोर्ट ने। कौन कौन से? रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, जहाँ पे आप किसी पार्टी को कोई लीगल काम करने से रोकते हो। अब ये मैं आपको थोड़ा क्लियर करूँगी बिकॉज आई थिंक जो स्टूडेंट्स हैं, आई एम ऑल्सो योर क्लासमेट, तो मेरे को भी समझ में नहीं आया था, तो मैं जरा क्लियर करती हूँ। ए एंड बी टू पार्टीज हैं। जो बी है वो कोई भी बिजनेस करता है, मीन्स कोई भी लीगल बिजनेस, किसी भी लीगल चीज़ का, और ए बी के साथ एग्रीमेंट कर रहा है कि तू ये लीगल बिजनेस नहीं कर सकता, अब तो इसको छोड़ दे, मीन्स रेस्ट्रेन कर रहा है ट्रेड को। अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी को कोई भी लीगल प्रोफेशन, कोई भी लीगल काम, कोई भी लीगल बिजनेस करने से रोकती है एक एग्रीमेंट के थ्रू, तो वो जो हमारा एग्रीमेंट होता है वो रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड करता है और वो वॉइड डिक्लेयर कर रखा है कोर्ट ने। तो उन दोनों के बीच में ऐसा कोई भी एग्रीमेंट हो ही नहीं सकता है। ऐसा जो एग्रीमेंट है वो वॉइड है, बिकॉज यहाँ पे एक पार्टी को आप कोई भी लीगल काम, कोई भी लीगल बिजनेस करने से रोक रहे हो। नेक्स्ट, मैरिज। अगर हम कहीं पे भी मैरिज को रोकने की बात करते हैं, किसी की शादी अगर टूट रही है किसी भी टाइप के एग्रीमेंट से, तो वो हमारा एक वॉइड एग्रीमेंट होता है अकॉर्डिंग टू कोर्ट। एग्जाम्पल में भी हम यही देखने वाले हैं। लीगल प्रोसीडिंग एंड एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेगर हैव एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड, मीन्स अगर हम किसी लीगल प्रोसीडिंग को रोक रहे हैं बाय एन एग्रीमेंट, तो भी हमारा जो एग्रीमेंट है वो क्या है? वॉइड है। एग्जाम्पल है एक्स, वो प्रॉमिस करता है वाई से। ऑब्वियसली आज के टाइम यंग जनरेशन में होता है कि आई विल ओनली मैरी यू अदरवाइज आई विल डाई, कि मैं तुमसे शादी करूंगा अदरवाइज मैं मर जाऊंगा। अब अगर मैंने तुमसे शादी नहीं की, एक्स बोलता है आई विल पे यू ₹1 लाख। अब एक्स की शादी जो है वो घर वाले किससे करा देते हैं? जेड से। एक्स की और जेड की शादी हो गई। अब वाई जाके एक्स को शू करती है कोर्ट में कि मुझे ₹1 लाख चाहिए। इसने मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं तेरे से शादी करूंगा, अगर तेरे से शादी नहीं कर पाया तो मैं तुझे ₹1 लाख दूंगा। अब यहाँ पे ऐसा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? सबोटेज ऑफ मैरिड, मीन्स एक शादी को रोक रहा है। रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, शादी को तोड़ रहा है। तो अगर कोई भी एग्रीमेंट किसी की शादी को तोड़ रहा है, रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज है, तो ऐसा जो एग्रीमेंट होता है वो हमारा वॉइड एग्रीमेंट होता है। अब यहाँ पे एक्स और जेड की शादी टूट रही है, उसके ऊपर बात आई है, तो ये हमारा एक वॉइड एग्रीमेंट है, ये हमारा एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं कर सकता है। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, मीन्स मीनिंग सर्टेन होना चाहिए। मीनिंग किसका सर्टेन होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट का, कि आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट करें उसकी सारी की सारी टर्म्स, कंडीशंस, सब कुछ आपको क्लियर करनी है। कुछ भी अगर वहाँ पे एम्बिगिटी है, फैक्ट कंसील कर रखे हैं, आपने क्लियर नहीं कराया कुछ भी, तो वो आपका लीगली इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। मीन्स एग्रीमेंट the meaning of which is not certain according to section 29 is not valid, it is void। जिसका मीनिंग ही क्लियर नहीं है उस चीज को आप लीगली इन्फोर्स कर ही नहीं सकते। जैसे कि ए बी को बोले जा वहां जाके इतना सारा इतना वो लिया, कुछ नहीं बोला उसने,
या फिर ए बी को बोले जा शॉप पे जा और शुगर ले आ, उसने ये नहीं बताया कि शुगर कितनी लेके आनी है, लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। तो ऐसा एग्रीमेंट जहाँ पे आपने सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशन को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं किया है, अच्छे से नहीं बताया है, तो वो आपका एक वर्ड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस कि जो काम है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो पार्टीज अपनी ऑब्लिगेशन मान रही है कि हाँ मेरे को ये करना है, तेरे को ये करना है, वो काम करने लायक होना चाहिए। मीन्स पॉसिबिलिटी, कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस, पॉसिबिलिटी होनी चाहिए उस काम की करने की। अगर वो चीज़ इम्पॉसिबल है, अगर हम उस चीज़ को फिजिकली और लीगली एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, तो वो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 56। An agreement to do an impossible act is void. X एग्री करता है Y से कि मैं खजाना ढूंढ लूंगा बाय मैजिक अगर तू मेरे को 1000 दे। X एंड Y के बीच में एग्रीमेंट हुआ क्या कि Y X को 1000 रुपीज देगा और X जादू से खजाना ढूंढेगा। इज इट पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल। सो दिस इज एन void एग्रीमेंट। या फिर आज के टाइम का ट्रेंड क्या है, एक्स है, वाई है, एक्स क्या है, एक क्या होते हैं ये बाबा वगैरह तांत्रिक टाइप, देन वाई एक्स के पास जाता है, एग्रीमेंट होता है उनके बीच में, एक्स वाई को बोलता है तू तेरा घर बेच के मेरे को 5 करोड़ रुपए दे और ला मैं तेरे पापा को अभी जिंदा करता हूँ और अभी लेके आता हूँ वापस धरती पे, या फिर चल मैं तेरे को स्वर्ग में पहुंचा देता हूँ। इज इट पॉसिबल? नॉट। तो अगर कोई भी चीज़ कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस नहीं है, हम उस चीज़ को एग्जीक्यूट ही नहीं कर सकते फिजिकली और लीगली, तो लॉ उसको इन्फोर्स नहीं करता है। ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारा, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, वो वर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है। राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन मीन्स कुछ एग्रीमेंट आपके ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको जो नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, जैसे राइटिंग है, रजिस्ट्रेशन है, स्टैंपिंग है, उनको कंप्लीट कराना पड़ता है। अगर लॉ ने इस चीज़ को बोल रखा है, मीन्स जो लॉ है हमारा वो ये नहीं बोलता है कि एक ओरल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ऐसा भी है। लेकिन कुछ केसेस में लॉ ने क्या बोला है कि कुछ कुछ जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो हमारे रिटर्न फॉर्म में ही हो सकते हैं, वो रजिस्टर्ड फॉर्म में ही होने चाहिए और स्टैंपिंग उनके ऊपर लगनी चाहिए। एक बात मैं आपको बता दूं, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो ये नहीं बोलता है कि जो ओरल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो जो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनसे कम होते हैं पावर में। नहीं, दोनों की पावर सेम है, दोनों सेम है, लेकिन कुछ कंडीशंस यहाँ पे लगा रखी हैं हमने, जैसे कि इन केस ऑफ सेल, इन केस ऑफ मॉर्टगेज, इन केस ऑफ लीज एंड गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, लाइक कोई बिल्डिंग आप दे रहे हो या फिर आप लैंड गिफ्ट कर रहे हो, तो इस टाइप की चीज़ों के लिए आपको वो चीज़ रिटर्न में करनी पड़ेगी। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी, इनमें से अगर कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो रिटर्न फॉर्म के अंदर होगा। अगर वो रिटर्न फॉर्म के अंदर नहीं है तो वो वर्ड होगा। मीन्स अगर आप आर्बिट्रेशन का एक ओरल एग्रीमेंट कर रहे हो तो वो क्या है, अनइन्फोर्सेबल बाय लॉ, बिकॉज लॉ ने क्या बोल रखा है कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मस्ट बी इन राइटिंग। तो ये जो एग्रीमेंट है हमारा वो वैलिड नहीं है, वो वर्ड है। अब आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है? आर्बिट्रेशन का मतलब होता है मध्यस्थता। आई एम सॉरी, माय राइटिंग इज सो बैड, बहुत गंदी है। मध्यस्थता मतलब कि जैसे कि दो पार्टीज के बीच में कोई भी डिस्प्यूट आ गया है, उनके बीच में कोई भी झगड़ा है और वो तीसरी पार्टी को मीन्स आर्बिट्रेटर्स को जाके बोलें कि हमारा झगड़ा सुलझा दो और बीच में वो आ जाए, तो उनका केस वो सोल्व करेंगे। तो अगर ये चीज़ उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया कि ये हमारा केस सोल्व करेगा जस्ट बोल के, तो वो चीज़ अप्लाई नहीं करेगी, वो चीज़ लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होगी। लेकिन अगर वो रिटर्न में एग्रीमेंट करें, सारी की सारी लीगल प्रोसीडिंग को कंप्लीट कर रहे हैं, राइटिंग, रजिस्ट्रेशन, स्टैंपिंग, तो ही वो चीज़ लीगली इन्फोर्सेबल होगी।
Thank you all. Thank you for watching my video. I hope you have understood all the essentials of valid contract. If there is any query, you can ask me in the comment section. I will be glad to solve after solving your query. Thank you. Thank you.